ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अभी तक मैंने आपको कुंडली में वैसे तो बहुत ज्योतिष के विषय में काफ़ी कुछ बतलाया है, लेकिन अभी हमारी एक सीरीज चल रही थी कि शुक्र ग्रह जब एकादश भाव में यानी 11वें भाव में अगर बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव लाता है। तो यह एक बहुत ही सुंदर विषय है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुक्र ग्रह अपने में एक विशेष महत्वता रखते हैं। और सबसे मजे वाली बात यह है कि शुक्र ग्रह के साथ राहु केतु तो है ही उनके मित्र के रूप में, लेकिन शनि महाराज भी उनके मित्र ही हैं। वो भी उनसे बहुत, और शनि भी बहुत पावरफुल है। उनकी भी अपार शक्ति है। वो तो संसार में सबको ही पता है कि शनि महाराज के पास कितनी शक्तियां हैं। और ऊपर से वो गुरु भी हैं शुक्र महाराज। ऊपर से दैत्यों के जो हैं महान गुरु हैं। अब और यहाँ तक कि जो शुक्र ग्रह ने व्यक्ति के जीवन को बनाया है वो अपने हिसाब से बना दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो शुक्र ग्रह के एकादश भाव में 11वें भाव में बैठने पर यह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या सुख और दुख देते हैं, इस विषय में आज हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बतलाएंगे। और कई लोगों ने अपनी कुंडलियां मेरे पास भेजी हैं और कुंडलियों का उनका मैंने विवेचन भी किया। मैंने बोला अगर हम फिर किस बात के ज्योतिषाचार्य, अगर हम आपकी कुंडली देख के अगर आपके जीवन का विवरण ना बता पाए तो फिर हमें ज्योतिषाचार्य कहलाने का अधिकार तो है ही नहीं। और जिन लोगों ने अपनी कुंडलियां दिखाई वैसे तो मैं कुंडली देखने के कोई पैसे फीस लेता नहीं हूं, पर एज ए ब्राह्मण के रूप में अपनी पत्रिका दिखाने के रूप में भेंट स्वरूप वो लोग कुछ भेज देते हैं, तो उनके लिए उनको मेरी तरफ से ब्राह्मण रूप में होने के कारण आशीर्वाद है। और वो भी तभी भेजते हैं जब उन्हें इस बात का मैं सटीक जानकारी देता हूँ कि भाई ज्योतिष विद्या आपके जीवन का पूर्ण रहस्य लिखा हुआ है। अब कोई उसको माने या ना माने वो उस पर है। जब उन लोगों को हमारी बात पर संपूर्ण विश्वास हो जाता है, क्योंकि मैं तो उन लोगों की शक्लों को भी नहीं देखता हूँ, उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन हम अपनी ज्योतिष की गणना से उनके भविष्य का संपूर्ण विवरण उनके सामने बतला देते हैं, जिससे वो प्रसन्न होके कभी कभी प्रसन्न होके क्या जो अपनी कुंडली दिखाता है तो थोड़ा बहुत दक्षिणा स्वरूप मुझे दे देता है। अच्छी बात है, ब्राह्मण को देना, श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना भी धन सदुपयोगी होता है। और वैसे सिद्धांत भी यही कहता है कि आप अगर अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हैं किसी को तो दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ भेंट उसको देनी चाहिए। उसी के आधार पर उसको जो है जीवन में फल भी मिलता है। और मैं भी ये नहीं चाहता हूं कि मैं किसी को ज्योतिष में कुछ बतलाऊं और उसमें जो है किसी प्रकार का
छल कपट किया जाए वो मुझे पसंद नहीं है। और मैंने लोगों से बोला कि मुझे कुंडली वही आदमी दिखाना जिसके अंदर में इस बात की शक्ति हो कि पंडित जी जो बात बता रहे हैं वो उनकी बताई हुई बातों को मैं माइंड में ना लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस उम्र में मैं अगर ज्योतिष किसी का देखूंगा तो उसके बारे में मैं सत्य रूप से स्पष्ट बताऊंगा, चाहे उस व्यक्ति को अच्छा लगे या बुरा लगे। क्योंकि जो कुंडलियाँ मैं देखता हूँ कई बार उनको देखने के बाद तो उनकी कुंडलियों को देखने के बाद तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किस प्रकार के कर्म किए हैं जिसके लिए भगवान ने उसको दोबारा इस पृथ्वी पर भेज दिया है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आदमी का पुनर्जन्म होता है और जो सटीक ज्योतिषाचार्य है वो उसके पूर्व जन्म के बारे में उसने क्या किया है वह आपके सामने रख देगा, वो मैं रख देता हूँ। अब उसको चाहिए कि अगर वो अपने पूर्व जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तो आगे के अपने कर्मों को सुधारे, जीवन में गलत कार्य ना करे। आप इस बात को जरूर महसूस करना कि आज आपके पास शक्ति है और आपने शक्ति के अहंकार में आके कोई गलत कार्य किया तो उसका भुगतान अगर आपको पहले तो इसी जन्म में मिल जाएगा, अगर इस जन्म में नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपको फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा और अपने उन पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब तक आपके उन पापों का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक जो है आपको ये मनुष्य योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप बार बार जन्म लेंगे, कष्ट भुगतेंगे और फिर जन्म लेंगे। यही ज्योतिष में सत्यता के प्रमाण हैं, बशर्ते कि ज्योतिषाचार्य होना चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ज्योतिष विद्या धनोपार्जन के लिए नहीं है। ये एक गुरु के रूप में कोई दक्षिणा स्वरूप थोड़ा बहुत भेज दे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है कि यह व्यक्ति के जीवन का सवाल होता है। इसमें किसी प्रकार का झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि शुक्र अगर एकादश भाव में बैठ जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है। तो जिसका एकादश भाव में 11वें भाव में अगर शुक्र बैठा होता है यह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करने वाला होता है, क्योंकि उसका जन्म इसलिए हुआ है कि वो दूसरे व्यक्तियों की मदद करे। आपने देखा कई लोग किसी भी प्रकार से किसी की मदद कर देते हैं। मदद का मतलब खाली पैसे देने से मदद नहीं, किसी प्रकार से भी सहायता करना ही मदद कहलाता है। तो ये पहला गुण तो एकादश भाव के शुक्र के अंदर में देखा गया है। उसके बाद जो है पैसों के मामले में ऐसा व्यक्ति जो है बहुत होशियार होता है, पैसे कमाने में बहुत तेज होता है और वो अपनी चालाकी के आधार पर पैसा भी कमा लेता है। तभी तो उसका शुक्र एकादश भाव 11वें भाव में बैठता है। वह ऐसा व्यक्ति चालाक बहुत होता है। और गुप्त का जीवन में व्यक्ति जो है जो भी कार्य वगैरह करता है, चोरी छुपे जो काम करता है जिससे दूसरों को पता ना चल सके, इस प्रकार के कार्य भी 11वें भाव का शुक्रदेव करवाते हैं। और अपने बड़े भाई से भी, अगर उसका कोई बड़ा भाई है तो उससे भी ज़्यादा, अगर छोटा है तो अलग बात है, अगर उसका कोई बड़ा भाई है तो उस भाई से भी ज़्यादा वो अपने जीवन के अंदर में कामयाब हो जाता है। ये भी शुक्र के एकादश भाव में 11वें भाव में बैठने का ज्योतिष शास्त्र में फल बताया गया है। और ऐसा व्यक्ति विदेशों की यात्रा भी करता है। ये भी ज्योतिष शास्त्र में 11वें भाव का शुक्र का प्रभाव देखा गया है।
और अपने कुल का नाम भी रोशन करता है। जिस कुल में वो पैदा होता है लोग उसकी सराहना करते हैं, कहते हैं हाँ भाई आदमी हुआ तो ये हुआ। ऐसा आपने सुना भी होगा और आप कहते भी होंगे किसी आदमी, भाई आदमी तो ये हुआ। तो ये ऐसे कहे वर्ड जो जाते हैं वो उसी व्यक्ति को कहे जाते हैं जिनके 11वें भाव में शुक्रदेव विराजमान है कुंडली में। ये अकेले शुक्र का प्रभाव मैं बताता हूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये अकेले शुक्र का प्रभाव है। अन्य ग्रह साथ में बैठने पर उसके प्रभाव में थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। और जिंदगी में भूमि, मकान, वाहन आदि अनेक सुविधाएं जो व्यक्ति को जीवन में चाहिए होती हैं वो सब उसको जीवन में प्राप्त हो जाती हैं जो एकादश भाव में अगर 11वें भाव में अगर शुक्र महाराज विराजमान है कुंडली में तो। और ऐसा व्यक्ति जो है कला के क्षेत्र में बड़ा निपुण होता है और ऐसा व्यक्ति टीवी पर भी बहुत आता है और मीडिया वगैरह में भी ऐसा व्यक्ति की विशेष भूमिका देखी गई है और वह सभी तरह की चीज़ों में जीवन में जो है सफलता प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति जो है एक बहुत सुंदर गायक भी होता है, जैसे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी जैसे गायक बने अच्छे। तो इस प्रकार का योग भी ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में होना चाहिए। ज्योतिष का विधान यही कहता है। अब ये तो उस व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है। मैंने कहा कि कुंडली भी बनी हुई है, अब आदमी में ये गुण भी हैं, चाहे वो विदेशी हो या स्वदेशी हो, लेकिन अब उसकी अगर जन्म पत्रिका सही नहीं बनी है तो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर जन्म पत्रिका सही बनी है तो ऐसे गायक लोगों के 11वें भाव में शुक्र महाराज विराजमान होते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। और ऐसे व्यक्तियों को आप ये भी समझिए कि ऐसे व्यक्ति जिनके 11वें भाव में शुक्र बैठता है तो यह संगीत के मामले में भी ऐसे माने गए हैं कि ये देश में ही नहीं अपने विदेशों में भी इनका बड़ा नाम होता है और ये विदेशों में भी नाम कमा लेते हैं। ये 11वें भाव के शुक्र का प्रभाव देखा गया। अगर इसको कोई कलाकार, कोई संगीतकार भी अगर देख रहा हो तो वह देख सकता है कि वास्तव में मेरे 11वें भाव में क्या शुक्र महाराज विराजमान हैं या नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता अगर संगीतकार होगा तो उसके 11वें, अगर जिसको संगीतकार कहते हैं, अब चलते फिरते गाना गाने वाला तो संगीतकार नहीं कहा जा सकता ना, जिसे एक संगीतकार कहते हैं, उसके जो है 11वें भाव में शुक्र महाराज विराजमान होंगे, क्योंकि शुक्र जो है भोग विलासी की प्राप्ति भी कराते हैं। और जिसके 11वें भाव में सुख होता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में बहुत सुख संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। और 11वें भाव जब शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ती है 7वें भाव पर और 5वें भाव को देखता है, जिससे संतान योग्य और ज्ञानी भी होती है। इसकी जो औलाद होगी वो भी बहुत गुणकारी, संस्कारी औलाद जो है इसकी मानी जाएगी और वो एक योग्य पुत्र हो या पुत्री हो उसको जन्म देता है, जो कि नाम कमाने वाला होता है बच्चा भी। और उसके बच्चे के कारण पिता का अपना सम्मान तो होता ही है, पर कभी कभी बेटे के कारण और अत्यधिक सम्मान मिलता है और अत्यधिक सम्मान मिलता है। जैसे कि कई हीरो हैं, उनके बच्चे उनसे भी आगे निकल गए,
चाहे वो अपने में संपूर्ण एक योग्य व्यक्ति हैं, पर उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा योग्य निकल जाते हैं। तो ऐसा 11वें भाव में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। ये आपको बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं ज्योतिष संबंधी बतला रहा हूँ। मैंने बोला कि ये सब चीज़ सूत्रों के आधार पे है। जैसे गणित में फार्मूला लगाने पे गणित का सवाल हल हो जाता है, उसी प्रकार ज्योतिष का भी सूत्र लगाने पर ज्योतिष भी अपने में संपूर्ण प्रभाव डालता है। बहुत बड़ा ज्ञान है ये, अद्भुत ज्ञान जिसको बोलते हैं। ज्योतिष एक अद्भुत ज्ञान है। अच्छा, जिनका 11वें भाव में शुक्र बैठा होता है, ऐसे व्यक्तियों का लड़के के बजाय लड़कियां अधिक होती हैं। ये भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। लड़की की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। लड़के अब आजकल तो ऑपरेशन करा लेते हैं, वो एक अलग बात है, पर अगर वो चाहे तो उसकी कन्याएं अधिक होंगी। ऐसा 11वें भाव के शुक्र का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। और अगर यहाँ पर अंक 6 पड़ जाए, क्योंकि 6 में शुक्र नीच का हो जाता है, 12 अंक पड़ जाए तो बल्ले बल्ले है ही है। वैसे और कोई अंक पड़े वो भी कोई बात नहीं है। 12 अंक पड़ जाए तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। अगर अंक 6 पड़ जाए तो उसका क्या होगा, क्योंकि 6 अंक अगर वहाँ पे लिखा होगा शुक्र के 11वें भाव में, भाव 11 है लेकिन अंक अगर वहाँ 6 लिख दिया जाए तो फिर आदमी को जीवन में बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। ये भी ज्योतिष शास्त्र का नियम है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रह उच्च और नीच भी होते हैं। ये इसको भी आपको अपने जीवन में स्मरण करना चाहिए। देखिए, वीडियो जरूर 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, लंबी हो सकती है, पर ज्ञान को प्राप्त कर लेना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, ये माँ भगवती की कृपा से ही, कुछ ऊपर वाले की कृपा से ही ये वीडियो बन रही है। आगे दोबारा इस प्रकार की ज्योतिष की ज्ञान की वीडियो बनना और बार बार बनाना भी, बनेगी या नहीं बनेगी ये मुझे भी नहीं पता। इसलिए जो है ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। और ऐसे व्यक्तियों के अगर बड़े भाई हैं, इस बात को याद रखिए, अगर ऐसे भाई जिनके शुक्र 11वें भाव में हैं और बड़े भाई हैं, तो उन भाइयों के साथ में जो है सुख की कमी आ जाती है। उनसे सुख उनको ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ये भी एक ज्योतिष शास्त्र का नियम है। और जो इनके बड़े भाई वगैरह होंगे, जिसके एकादश भाव में शुक्र बैठा है, इनके बड़े भाई को शारीरिक कष्ट भी जीवन में या बीमारियां वगैरह भी रहती हैं। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। ये 11वें भाव में अगर शुक्र देव विराजमान हैं कुंडली में तो। लेकिन कुल मिला के ऐसा कहा जाता है, देखो हीरो बनो या कुछ भी बनो, कार्य तो वो बेचारा अपने जीवन में करता ही है, पैसा भी कमाता ही है, सब कुछ करता ही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है, इस भाव में बैठने के बाद, शुक्र के 11वें भाव में अगर किसी व्यक्ति का शुक्र बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष तो बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। और उसके मेहनत करने के बाद ही उसे जो है जीवन में सफलता का मुंह देखना पड़ता है, उसकी प्राप्ति करता है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि शुक्र 12वें घर में उच्च का, 12वें स्थान पे, घर तो कोई भी हो, अगर अंक 12 लिखा तो उच्च का होता है, और अंक अगर 6 लिखा है तो नीच का हो जाता है। तो नीच का होने पर जो है प्रभाव तो वही रहते हैं, लेकिन प्रभाव में फिर भी तब्दीली आती है। अगर अन्य ग्रह उसके साथ ना बैठे हों तो फिर
कुंडली का विचार करना दूसरी तरह से करना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं पे शुक्र अकेले बैठे होते हैं और कहीं पर शुक्र कई घरों के साथ भी बैठे होते हैं। तो ये मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों के सम्मुख रखा और आशा करता हूँ कि आपको आज शुक्र के बारे में भी विशेष महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक परेशानियाँ आ जाए तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपनी कुंडली भी भेज देगा तो मैं उसको उसके जीवन का संपूर्ण रहस्य अपने आसन से बैठे बैठे उसको इस बात का ज्ञान करा दूँगा कि क्यों उसके जीवन में ये तकलीफ़ें आ रही हैं। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी को अनुमति होनी चाहिए। अगले वीडियो में फिर हम एक विषय और रह गया है, हमारा 12वें भाव शुक्र ग्रह का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।